मेरी माँ के बारे में बताता हूँ, वो सारी बातें भी जिनमें मेरी मौजूदगी नहीं रही और वो सारी बातें भी जिनका मैं साक्षी रहा हूँ। माँ अपने घर की सबसे दुलारी थी। उनके 2 बड़े भाई, 1 बड़ी बहन व 2 छोटी बहनें थी। उनके बताने के लिहाज से वो अपने बाबा की बहुत दुलारी थी। माँ एक संभ्रांत व कुलीन घराने से थी, जहाँ पर उस जमाने में भी लोग उच्च शिक्षित थे। उनके मायके में रूढ़िवादिता नहीं थी। माँ की शिक्षा हालांकि 8वीं तक ही थी, मगर वो उस हिसाब से कभी लगा नहीं कि इतनी ही पढ़ी लिखी है। माँ बताती हैं कि उनके बाबा उनके लिए हर तरह का साहित्य जुटाते थे। उनको रामायण, महाभारत, गीता के साथ साथ हिंदी साहित्य का अच्छा खासा ज्ञान था। खाना बनाने में उनकी निपुणता बेजोड़ थी। सिलाई कढ़ाई उनके लिए खेल जैसा था। हर काम इतने सधे ढंग से करती थी कि मुझे आश्चर्य होता। फिर माँ है सोचकर कि इसीलिए कर पाती होंगी। माँ की इसी कुशलता से वो सभी की प्रिय थी। माँ बताती हैं कि उनकी माँ यानी माँ की फूफू उन्हें सब सिखाती व बताती थी। नानी का भी अपार स्नेह उन्हें मिला हुआ था। नाना बहुत सीधे व सरल स्वभाव के थे, मगर मैंने महसूस किया कि उनके जीवन में नाना का उतना प्रभाव नहीं था। पिता सब एक जैसे ही होते हैं। नाना की दुलारी माँ की सबसे छोटी बहन थी। माँ अपने दोनों भाइयों की भी बहुत दुलारी थी, जिसमें बड़े मामा का विशेष स्नेह था उन पर। उनकी बातों से मुझे अपने बड़े मामा से प्यार हो गया था। बड़े मामा को मैंने देखा नहीं था, वो मेरे जन्म के साथ ही नहीं रहे थे। माँ को अक्सर बातों में कहते सुना था कि तेरे आने के साथ ही बड़े भैया नहीं रहे। मुझे कष्ट भी होता कि कहीं वो इसका जिम्मेदार मुझे तो नहीं मानती। समझदार होने पर पूछ ही लिया था कि आप एक क्यों कह देती हैं। इस पर उन्होंने बोला कि जिम्मेदार नहीं मानती हूँ, मगर तेरे जन्म की बात पर मुझे उनका ना होना भी उतना ही सालता है। कैसे कोई भुला सकता है। माँ की 2 भाभी भी थी, जाहिर है 2 भाई तो भाभी भी होंगी। बड़ी मामी के बारे में माँ बताती है कि वो बहुत बड़े व प्रतिष्ठित घराने से थी और उनको उसका एहसास बराबर रहता था। इकलौती संतान के नाते उनका एक पैर मायके व एक पैर ससुराल में होता था, पर भाभी की तरह कम उन्होंने माँ को माँ की तरह दुलार दिया। बहुत सारी व्यवहारिक बातचीत, आपसी समझ माँ ने उन्हीं से सीखा। माँ बड़ी मामी का दर्जा अलग तरह से बताती थी। मैं बड़ी मामी से कई बार मिल चुका था। बहुत स्नेह लुटाती थी हम सब पर। गर्मी की छुट्टियां होते ही हम सब जबरदस्ती प्रोग्राम बना लेते थे नाना के यहाँ का। बड़ी मामी का दुलार तो खूब रहता था, मगर उनसे डर लगता था। कभी बदमाशी करने पर हालांकि उन्होंने डांटा नहीं था, पर वो डर हो सकता है माँ की बताई बातों की वजह से हो। माँ के ना रहने पर भी कभी एक पल के लिए नहीं लगा कि मामी हम सबको बर्दाश्त कर रही हैं। उनके चेहरे का तेज व आभा अलग ही थी। माँ की एक तरह से गुरु भी थी। माँ की छोटी भाभी या छोटी मामी वो उनसे उतनी ही विपरीत, सरल, सहृदय व सच्ची थी। माँ की पक्की सहेली थी। साथ में हंसना, बोलना, खेलना सब उनके साथ होता था। बाग से अमिया मंगाकर खाना, ठिठोली करना, दोपहर भर खूब मजेदार बातों से सबके पेट में दर्द कर देती थी। छोटी मामी हम सबको भी अपनी दोस्त जैसी लगती थी। उनके साथ बैठकर बतलाने में बड़ा मजा आता था। उनके जैसी प्यार की बोली वाला मुझे दूसरा कोई ना मिला। माँ को भी उन्हीं के साथ मजाक करते देखा था। उनकी वो हंसी भुलाए नहीं भूलती थी। बड़े मामा के बेटे वो भी हम सबको बहुत मानते थे। कभी ये नहीं लगा कि नाना नानी मामा नहीं हैं। आगे से आगे उनका बुलावा आ जाता था। विदाई में सबको कपड़े पैसे बराबर देते। हालांकि माँ मना करती थी, मगर भैया इतने प्यार और खुशी से करते थे कि हम सब उनके आगे कुछ बोल ही नहीं पाते थे। भैया का स्वभाव ऐसा था कि पापा के साथ भी हम सब के साथ भी एक बराबर से खप जाते थे। बहुत ही दोस्ताना स्वभाव था। भाभी उनका स्वभाव तो बिल्कुल माँ जैसा था। उतनी ही समझदार, शालीन व गुणी हैं। मेरा मन उनको देखने से कभी भरता ही नहीं है। उनको देखकर बहुत अच्छा लगता था। माँ उनकी बहुत तारीफ करती थी। मेरे मन में भी भाभी की छवि हमेशा अलग ही रहती। माँ कहती भैया के लिए कि बदमसुए की किस्मत बहुत अच्छी है कि ऐसी सुंदर, सुशील, सलीकेदार बहू मिली है। आप सबको बता दूं, भैया भाभी की लव मैरिज थी। ये तो रहा माँ के मायके का हाल। अब बढ़ते हैं उनके ससुराल की तरफ। माँ की शादी पापा से होने पर वो हमारे घर की बहू बनकर आ चुकी थी। दोनों घरों के रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर था। माँ तालुके फैमिली से थी और पापा जमींदार फैमिली से बिलोंग करते थे। ये छोटा अंतर नहीं होता है। बस ये समझ ले कि पापा अच्छे खाते पीते घर से थे
कोई वैभवशाली इतिहास नहीं था, कोई महल नहीं, कोई परी कथा नहीं, कोई बग्घी नहीं, कोई हाथी घोड़ा नहीं। बिल्कुल साधारण संपन्न परिवार था, जिसमें उस जमाने में भी ग्रेजुएट लोग मिलते थे। पढ़े लिखे परिवार के रूप में रुतबा था। माँ शादी होकर अपने ससुराल यानी पापा के गांव आ गई। माँ बताती थी कि उस जमाने में भी पापा के यहाँ एक बड़ा सा कुआं व शौचालय घर के अंदर ही था, जिसे देखकर उनके जान में जान आ गई थी। माँ का कहना था कि उनके मायके को देखते हुए वहाँ का रहन सहन मोटा था, खाना पीना सब उनके सोच से विपरीत था। ये सब देखकर वो एक बार तो सहम गई थी। पापा के बाबा माँ के लिए विशेष स्नेह रखते थे। माँ को रोज दोपहर में उनको रामायण पढ़कर सुनानी होती थी। इसके अलावा वो माँ को कोई परेशानी ना हो इसका भी ध्यान रखते थे। घर में काम करने वालों की कमी ना रहती थी, मगर घर का खाना पीना दादी ही करती थी। उसमें वो किसी की मदद नहीं लेती थी। दादी का स्वभाव तो आपसे बता ही चुका हूँ। वो बहुत अच्छी, दयालु व मददगार थी। माँ का कहना था कि वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उनको खाना बनाना नहीं आता था और ससुराल में इससे सामना तो होना ही था। बाबा ने एक दिन फरमाइश कर ही दी कि बड़ी बहू से कहो कि मक्के की रोटी आज बनाए। माँ की बस प्राण नहीं निकले थे, रोनी सूरत लेकर बैठी थी। दादी ने कहा, बहुरिया आज तुमको बाबा के लिए रोटी बनानी है। फिर माँ की सूरत देखते ही जान गई कि क्या बात हो सकती है। दादी ने माँ को कभी बहू की तरह जाना ही नहीं था, बिटिया की तरह ही मानती थी। जैसे ही आभास हुआ वो माँ को लेकर चौके में गई और आगे से आगे सारा खाना बनाकर रोटी वगैरह सब तैयार कर दी। बाबा के आने पर माँ ने थाली लगाकर परोस दी। बाबा ने थाली की सजावट से लेकर खाने तक की खूब जमकर तारीफ करी और ऐलान किया कि उनकी थाली व रोटी अब बड़की बहू ही करेंगी। इसी के साथ दादी ने माँ की कुकरी क्लासेज अपनी देखरेख में शुरू करवा दी। माँ कहती थी कि दादी इतनी तेज हर काम करती थी कि कितनी भी तारीफ करी जाए कम है। माँ का कहना था कि दादी को कितना भी काम पड़ जाए वो बिना चिड़चिड़ेपन के सारा काम समेट देती थी। बाबा के कुर्ते में खोचा लगने से बाह पर थोड़ा सा फट गया। उन्होंने घर आकर माँ को बुलाकर कुर्ता दिया कि उसको ठीक कर दो। मैंने बताया ही था कि सिलाई कढ़ाई में माँ दक्ष थी। जब कुर्ता माँ ने वापस भिजवाया तो बाबा हैरान थे कि वो फटा कहाँ से था। आखिर बहुत ढेर सारा आशीर्वाद मिल गया माँ को। समय बीतते देर नहीं लगती है। वो समय भी आ गया जब माँ को पापा के साथ उनकी नौकरी वाली जगह पर जाना था। माँ बहुत हंसकर बताती है कि जब पहली बार वो अपनी गृहस्थी सजाकर चौके तक पहुंची और चूल्हा देकर पापा से बोली कि वो नहीं जला पाएंगी। पापा का मुंह देखने वाला था। माँ को चूल्हा जला कर दिए, सब्जी वगैरह बनाकर, फिर बोली आटा सानना नहीं आता है। फिर पिताजी ने वो भी करके दिया। तब कहीं जाकर खाना खाए दोनों लोग। माँ हंस के कहती कि एक ही दिन बाद ठाकुर स्टोव ले आए और जल्दी से जल्दी चिट्ठी लिख दी कि अम्मा तुम आ जाओ कुछ दिन के लिए। दादी कहती थी कि असली ट्रेनिंग तो तब वो माँ को दे पाई थी। गांव में उन्होंने किसी को पता नहीं चलने दिया था कि बड़की खाना नहीं बना पाती थी। माँ की दो ननद थी, जिसमें बड़ी बुआ से माँ की बहुत बनती थी। हम उम्र होना भी एक कारण था। बुआ बताती है कि वो कई साल माँ के साथ रही, बिल्कुल माँ जैसा प्यार करती थी भाभी। फिर माँ ने पहली बेटी को जन्म दिया। अब उनका ज्यादा समय उस बच्ची के लिए होता तो बुआ को बड़ी जलन होती उमा दीदी से। 2-3 साल बाद कुछ तबीयत खराब हुई और उमा दीदी नहीं रही। घर में सबका मन बहुत खराब था, मगर बुआ कहती कुछ भी रहा हो हमें बहुत अच्छा लगा अंदर से कि भाभी फिर से उनकी हो जाएंगी। अब जब बताती हैं तो खिसिया जाती हैं। बुआ की शादी से पहले कामकाज की ट्रेनिंग माँ ने ही दी थी। बुआ माँ को सही मायनों में भाभी माँ का ही दर्जा दे रखा था। माँ का उनकी ससुराल में बहुत मान था। सभी उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनके देवर यानी हमारे चाचा लोग सब पापा से जितना भागते थे माँ से उतना ही दुलराते थे। जितनी बुआ थी, चाचा थे, चाची लोग थी, हमारे सारे भाई बहन सभी ताई जी के बहुत हिमायती थे। माँ सबको एक जैसा मानती भी थी। उनको मैंने कभी पापा से किसी की शिकायत करते भी नहीं देखा सुना था। हाँ, मदद जरूर कर देती थी। उनके सारे ससुर उनको अपनी बिटिया सा स्नेह करते थे। मैंने माँ को लेकर कभी किसी को लगाई बुझाई करते नहीं सुना था। ऐसी थी हमारी माता रानी। अब आपको ले चलते हैं उनके घर संसार की तरफ, जहाँ उनका सबसे ज्यादा समय बीता। बिटियों की शादी करी, बेटों को ब्याहा, नाती नातिनों को खिलाया। मेरी माँ व पापा अब हमारे पैतृक निवास पर आ चुके थे।
अब परिवार में 6 सदस्य हो चुके थे। 2 बड़ी बेटियां व 2 बेटों के संग परिवार पूरा हो चुका था। मैं अब कुछ समझदार हो चुका था। माँ से जुड़ाव और बढ़ गया था। मैंने कभी माँ को आराम करते नहीं देखा था। और सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ देती थी और रात के 11 बज जाता था उनको सोते सोते। माँ कुछ न कुछ काम किया ही करती थी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता कि वो कभी किसी चीज से ना तो शिकायत करती, ना ही हम लोगों को किसी बात का उलाहना देती। दीदी लोगों को भी किसी काम को नहीं करने देती, कह देती कि ससुराल जाकर फिर तो करना ही है, अपनी माँ के घर में अपनी मर्जी से रह ले। जैसे मैंने बताया कि मैं शैतान बहुत था, तो मेरी पिटाई भी माँ के हाथों जब तक हो जाया करती थी। मुझे पीट कर वो बेचारी दुखी हो जाती थी, जबकि मैं पिटने के कुछ देर बाद ही सामान्य हो जाया करता था। माँ हम लोगों को रोज ना जाने कितनी धमकी देती कि आने दो, पापा को एक एक करतूत बताऊंगी। हम लोग डर भी जाते थे, मगर मुझे याद नहीं कि माँ ने कभी किसी की शिकायत करी हो। पापा ने कभी हम लोगों को हाथ भी नहीं छुआया था, पर कितना डर उनका रहता था। मैं तो बेटों की पिटाई भी कर देता हूँ, फिर भी मेरे मुंह पर बदमाशी करते हैं। उनकी माँ कहती है कि बच्चे आपसे बहुत डरते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि ये डर है तो हम लोगों में अपने पिताजी के लिए क्या था। हम लोगों के पीछे इतना काम रहता था माँ को कि दिन भर उसी में उनका लग जाता था। दोपहर में भी माँ सिलाई कढ़ाइया, अलमारी सही करना, सामान ठीक से रखना, यही सब करते देखा। उन दिनों हमारा परिवार ही शहर में रहता था, तो लगभग 2-4 दिन छोड़कर कोई न कोई गांव से आया ही रहता था। काम के हिसाब से 1-2 दिन रुकना तो उतना खाना भी अलग से बढ़ जाता। और उनके बैठने सोने के इंतजाम को लेकर मैंने माँ को कभी कुछ कहते नहीं देखा। पापा के छोटे भाई यानी चाचा लोग आते तो उतनी दिक्कत नहीं होती थी, माँ आराम से अपने काम निपटा लिया करती थी। मगर जब बाबा लोग आ जाते तो उनका सारा दिन उसी चौके में निकल जाता था। उनके इसी व्यवहार के चलते सब आया जाया भी करते थे। हम चारों भाई बहन कभी कुछ कह भी देते तो उनसे ऐसी डांट पड़ती कि दोबारा हिम्मत ही ना पड़ती कि कुछ कहे। उस समय घर भी छोटा हुआ करता था, इसलिए और परेशानी होती। मगर कितने भी लोग आ जाते, माँ उतनी ही जगह में ही सबको फिट कर लेती थी। आज घर भी बड़ा है, कमरे भी बढ़ गए हैं, फिर भी आने वाले लोग नहीं हैं। कभी कोई आ भी जाए तो इतनी जगह पर भी सबको कम ही लगती है। मैं कॉलेज में आ चुका था, मगर माँ की दिनचर्या बिल्कुल नहीं बदलती। कभी हम सब कहीं बाहर जाते और अगर बस से गए तो ठीक, मगर ट्रेन से गए और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ भी जाए तो भी माँ की चाल उसी तरह रहती जैसे वो सामान्यतः चलती। बाबा कहा करते थे, दुल्हन की चाल नहीं बदल सकती, भले ट्रेन छूट जाए। और सब ठठाकर हंस दिया करते। माँ का बहुत सम्मान था, एक तो घर की बड़ी बहू व दूसरा अच्छा व्यवहार। पापा के लिए लोगों के मन में डर था, पर माँ के लिए प्यार था। जब मेरी नौकरी देहरादून में लगी थी और मैं हाँ भी कर आया था तो सबसे ज्यादा माँ ही परेशान थी, क्योंकि मुझे खाने पीने में चाय भी नहीं बनानी आती थी। कपड़े धोना, बिस्तर लगाना कुछ भी मैंने नहीं किया था। मैं बड़ी कठिनाई से उन्हें समझा पाया कि आप परेशान मत हो, मैं सब कर लूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। अगर फिर भी नहीं कर पाया तो वापस आ जाऊंगा। तब कहीं जाकर उन्होंने इजाजत दी। जब छुट्टी या मीटिंग में घर आता तो माँ केवल मेरे पसंद का ही खाना बनाती। 2-3 दिन जो भी रुकना होता मजाल होती कि मैं पानी भी उठकर नहीं ले सकता था, सब जगह पर मिलता था। माँ के इस लाड़ दुलार से सबको जलन होती। माँ से मैंने कहा कि मेरे साथ देहरादून चलो, तुम्हें सब घुमा दूंगा, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, सब जगह। तो बोली खाना बनाते नहीं हूँ और न ही सामान रख रखा है, हम होटल में रोज नहीं खा पाएंगे। उसी समय मैंने सोच लिया कि अब दोबारा तभी कहूँगा जब सब इंतजाम कर लूंगा। बस वापस आकर बहुत देख सुनकर 2 रूम सेट लिया, पेइंग गेस्ट के तौर पर। बहुत अच्छी फैमिली थी। करीब 2 महीने बाद मैंने आंटी से पूछा कि मैं माँ को लाना चाह रहा हूँ 10-12 दिनों के लिए, कि उनको भी घुमा दूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल लेकर आओ, हम उनसे मिलना चाहते हैं। बस मीटिंग में घर गया तो माता जी का भी रिजर्वेशन करवा कर ही गया था। उनको बोला कि सब इंतजाम कर लिया है, बस आपने चलना है। वो दिन भी आ गया जब माँ मेरे साथ देहरादून आई। मेरा घर देखकर मेरे मकान मालिक से मिलकर बहुत खुश हुई। बढ़िया से पूरा एरिया उनको घुमाया। आंटी के साथ खाना खाती, पर इस तरह खाना खाते हुए उनको संकोच बहुत होता था। मैंने आंटी से बताया तो उन्होंने उनका संकोच खत्म कर दिया। वापस लौटकर माँ बहुत खुश थी। सबसे उन्होंने मेरी ढेर तारीफ करी। बस घर में छोटा गुस्से में था।
माँ पहली बार उससे इतने दिनों के लिए दूर थी। वो महा चिपकू था। मैं घर से करीब 9 साल बाहर रहा, फिर वो नौकरी छोड़कर घर ही लौट आया। मेरी शादी हो चुकी थी, माँ दादी बन चुकी थी, दोनों बहनें अपनी ससुराल जा चुकी थी, छोटे की भी शादी हो गई थी अब तक। मेरे एक बेटा और हो गया था। छोटे की एक बहुत क्यूट सी बेटी थी। माँ बहुत खुश थी कि दोनों बेटे साथ में हैं। अच्छी बहुएं आ गई थी। पोते पोती नाती नातिनों से घर भर जाता था। दिन भर घर में चहचहाट बनी रहती। माँ पापा बिल्कुल ठीक थे, संतुष्ट थे अपनी गृहस्थी से। अम्मा हमारे बीच नहीं है, मगर उसकी यादें इतनी सजीव हैं कि आज भी मैं उनको महसूस करता हूँ। घर में परिवार में सब उन्हें बहुत याद करते हैं, सबसे ज़्यादा पापा। उनके जाने से वो बहुत अकेले रह गए थे। माँ तो माँ ही होती है, कोई भी माँ को नहीं भुला सकता है। छोटा तो अब भी याद कर रो लेता है। कल माँ की तीसरी पुण्यतिथि थी। मेरे साथ साथ सारा आकाश खूब तड़प कर रोया। वैसे मैं जानता हूँ माँ तो सबकी ही प्रिय होती है, मगर मेरी माता रानी बिल्कुल ही जुदा थी। मैं एक पल भी उन्हें भुला नहीं पाता हूँ। मुझसे ज़्यादा जुड़ाव छोटे का था। मैं तो लिखकर बात करके अपना दिल हल्का कर लेता हूँ। वो तो बोलता भी कम है और लिखता भी नहीं है। रात में 8 बजे जब वापस आया तो पापा ने दिखाया कि छोटे भाई व उसकी पत्नी ने माता रानी की फोटो पर गुलाब की माला लगाकर उनकी याद करी है। अच्छा लगा, मगर मैं खुद से ये नहीं कर सका और शायद किसी को करना भी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप खुद सोचें कि वो तो जीवन के अगले पड़ाव पर निकल चुकी हैं। हो सकता है कहीं की पैदा भी हो चुकी हों, या अभी ब्रह्मांड में ही हो, या जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्ति पाली हो। अगर उनकी फोटो पर माला बदलेंगे, उनकी दिया आरती करेंगे, तो कहीं न कहीं आप उनको वापस खींच रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत कष्टकारी होगा। ऐसा ही कुछ कल रात से मन में चल रहा था। सोचा कि साझा कर लूं, मन हल्का हो जाएगा। माँ आप जहाँ भी हो, जिस रूप में हो, आप हमेशा हम सबकी सांसों की तरह हम सब में रहोगी। पापा बहुत अकेले हो गए हैं। कल आपकी याद उनमें भी देखी। तुम वापस नहीं आ सकती हो। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।